नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम पिछले 6 महीने पहले ही इस यूट्यूब चैनल में आए थे, परंतु कुछ कारणवश हम अपने समय नहीं निकाल पाए और हम वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाए। परंतु अब हम जैसे भी समय मिलेगा हम इस वीडियो की श्रृंखला में लाइब्रेरी साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है, उनको हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि सभी लोग मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो कि मध्य प्रदेश में लाइब्रेरियन की है, कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी हैं, उसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। उसका सिलेबस भी MPPSC की वेबसाइट्स पर आ गया है, तो सभी लोग उस सिलेबस को देख सकते हैं। हम उस सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं। किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करेंगे, कौन सी किताबों को हम पढ़ सकते हैं, हम इन सबको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नए नए वीडियोस अब हम अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसको हम ग्रंथपाल परीक्षा भी बोलते हैं, ग्रंथपाल की जो पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं उसके फॉर्म भी भरना चालू हो गए हैं। हम उसी का सिलेबस हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परीक्षा योजना क्या है। परीक्षा योजना में हम देखते हैं कि इस परीक्षा के मुख्यतः 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान के लगभग 50 क्वेश्चंस प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। जो पूर्णांक इसके 200 जो हमारे अंक हैं वो मैक्सिमम होंगे, और इसकी अवधि 1 घंटे की निश्चित की गई है। मतलब प्रथम प्रश्न पत्र आपके 50 क्वेश्चन के रहेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, भारत या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का आपका सामान्य ज्ञान पूछा जा सकता है, एवं कंप्यूटर के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनको इस प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। द्वितीय प्रश्न पत्र की हम बात करें, जो कि हमारा सब्जेक्टिव होगा, जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, जो कि 150 क्वेश्चंस इनकी संख्या यहाँ पे होगी। 150 क्वेश्चंस होंगे, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 600 अंकों का द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा, और इसकी जो समय सीमा है वो 3 घंटे निश्चित की गई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका कुल मिला के हमारे 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, तो टोटल 800 अंक का हमारा प्रश्न पत्र जो फर्स्ट और सेकंड होगा। और यहाँ पर एक नई बात यह है कि पिछले जो एग्ज़ाम्स हुआ था लाइब्रेरियन परीक्षा का, उसमें इंटरव्यू को शामिल नहीं किया गया था, परंतु इस बार 2022 जो ग्रंथपाल परीक्षा है इसमें साक्षात्कार को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब आप जब रिटन क्वालिफाई करेंगे देन आप इंटरव्यू फेस करना आपका अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू आपका 100 अंकों का होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कुल मिलाकर हमारे टोटल 900 मतलब 900 अंकों की ये परीक्षा योजना है ग्रंथपाल परीक्षा 2022 की। अब हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र योजना यहाँ पे क्या होगी। तो यह परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। पहला सत्र जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी जो समय सीमा 1 घंटा रखी गई है, और यह 2 सत्रों में होगी। तो द्वितीय जो प्रश्न पत्र जो हमारा है वो 150 अंकों का है, उसकी समय सीमा 3 घंटे का होगा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु जो कि हम पहले भी आपको बता चुके कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और कुल मिला के यहाँ पे 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन हमारे 4 अंक का होगा और कुल हमारा जो 800 अंकों का यहाँ पे दिया हुआ है। हम अब देखते हैं कि दोनों प्रश्न पत्र मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पीय होते हैं, MCQ के आधार पर दोनों प्रश्न पत्र रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, ABCD के रूप में 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी जो है उन विकल्पों में से ही एक सही विकल्प का चयन करेगा और एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उसका जो उत्तर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये हमें एक सावधानी रखनी है कि गलती से भी अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं तो एक ही ऑप्शंस का हमारी OMR शीट में फिल करना है। अगर आपने एक से अधिक जो हमारे कॉलम्स हैं बहुविकल्प को फिल कर दिया तो वो आंसर आपका निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। जो प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसकी घंटी 1, इसका जो आवर्स है वो 1 घंटे का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र है तो यह हमारा 3 घंटे का होगा, 3 घंटे और 1 घंटा, टोटल हमारा 4 घंटे का जो पेपर है प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। हम देखें दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र मतलब प्रथम प्रश्न पत्र में जो हमारे 50 क्वेश्चन हैं उसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो हम देख रहे हैं कि 50 का अगर हमारा क्वेश्चन आ रहे हैं और 4 अंक का एक है तो 200 अंकों का क्वेश्चन होता है। 200 अंकों का जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें से हम 40% अंक प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस प्रकार हम देखें तो 80 अंक प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त करना अनिवार्य है और जो सभी के लिए है। और मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के EWS एवं दिव्यांगजन हैं जो इस श्रेणी के आवेदक हैं उनके लिए 10-10 अंकों की छूट यहाँ पे दी है। 10% अंकों की छूट यहाँ पे दी गई, मतलब उनको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक 30% अंक। तो हम देखें यहाँ पे 200 अंकों में से हमें 40% चाहिए है और हमारे 600 अंकों में से भी 40% आपको अंक पास के लिए चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, SC ST EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको 30% अंक यहाँ पे प्राप्त करना अनिवार्य है। 6वां पॉइंट हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। जो प्रश्न पत्र है दोनों बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है वो हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम में होंगे। तो यहाँ पे हम देखें कोई हिंदी मीडियम वाला है तो वो हिंदी मीडियम में इसको सॉल्व कर सकता है, इंग्लिश मीडियम का जो कैंडिडेट है वो इंग्लिश मीडियम में इसको सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में केवल प्राप्तिक सफल अभ्यर्थियों को उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाए गए। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार्य नहीं होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो कैंडिडेट जो हमारी निर्धारित परीक्षा में बैठेंगे और पास होने के बाद जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे उन्होंने जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है नेट या PhD, तो ये कंपलसरी है, मास्टर प्लस नेट या PhD, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। फिर उनका परीक्षण होगा, अगर वो सही पाए जाते हैं देन वो आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर पॉइंट है हमारा साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है 100 अंकों का होगा, 100 अंकों का हमारा यहाँ पे साक्षात्कार होगा जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक इसमें निर्धारित नहीं है। इसमें कोई ऐसे
उत्तीर्ण करने का कोई निर्धारण नहीं है। जैसे उसमें देखा कि हमें 40% अंक प्राप्त करना है, यहाँ पे ऐसा कोई भी बाउंडेशन कैंडिडेट के लिए नहीं है। चयन प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया में प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति, यहाँ पे हम देखें तो OMR सीट बेस्ड ये एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन पद्धति से ये एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ये OMR ऑफलाइन पद्धति से ये एग्ज़ाम किया जाएगा। और इसके जो जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको आंसर की जारी की जाएगी। अगर कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो आप उसमें 7 दिन के अंदर आपत्ति लगा सकते हैं। ऐसा इस जो सिलेबस में इसमें निर्धारित किया गया है, जो MPPSC की वेबसाइट पे आपको आंसर की प्रदर्शित की जाएंगी। नेक्स्ट इसी में हम आगे देखते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में से अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक कुंजी को संशोधित किया जाएगा। जैसे कि हम देखें कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस में से कोई अन्य 5वां ऑप्शंस आपका सही होता है, तो चारों ही गलत होते हैं क्वेश्चंस में, जो हमारे मल्टीपल दिए हुए वो इसमें फिट नहीं बैठता है, तो उसके लिए वो कुंजी सही की जाएगी। प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा भिन्नता केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात है, अगर क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस आ रहा है, इंग्लिश में कुछ आ रहा है, हिंदी में कुछ आ रहा है, तो हिंदी को प्राथमिकता यहाँ पे दी गई है। तो हिंदी भाषा में जो क्वेश्चंस होगा वो ही सही माना जाता है। अब तक हमने देखा है कई जगह DSSB या अन्य एग्ज़ामों में कि इंग्लिश को ही जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं उसको ही प्राथमिकता दी जाती है, उसी को ही हम सही मानते थे। परंतु इसमें जो हिंदी में अनुवाद का क्वेश्चंस है उसी को ही सही माना जाएगा। इंग्लिश में अगर कुछ मिसप्रिंट या कुछ आपका गड़बड़ होता है, परंतु आप हिंदी को ही उसमें फॉलो करेंगे, हिंदी को ही यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे माना जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्प में से एक से अधिक सही उत्तर है तो उत्तरों को मान्य किया जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। मान लो किसी ने 1 लगाया है तो दोनों क्वेश्चन सही थे, तो वो उसके अंक उसके ऐड हो जाएंगे। चौथा हम देखें यहाँ पे, ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्प में से एक भी उत्तर ना हो तो प्रश्न पत्र को विलोपित भी किया जा सकता है। तो जैसे कोई एक क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन में एक भी आपके वो नहीं आ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन विलोपित किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यादिनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी। जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट किया जाएगा। देन एक आपकी जो संभावित सही उत्तर कुंजी भी प्रकाशित MPPSC की वेबसाइट पे की जाएगी। 6 नंबर का हम पॉइंट देखे हैं, तो उपरोक्त अनुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्न पत्रों को छोड़कर शेष प्रश्न पत्रों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के मूल्यांकन परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, आंसर की आ जाएगी, आंसर की रिवाइज भी हो जाएगी, देन उसके बाद फाइनल जो हमारा परीक्षा परिणाम यहाँ पे घोषित किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे परीक्षा में प्राप्तांक गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रावधिक सफल घोषित किया जाएगा। जो हमने रिटन एग्ज़ाम जब पास हो जाएंगे तो उसमें हम अधिकतम जो हमारी वैकेंसी है उससे 3 गुना उम्मीदवारों को आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे बुलाए जाएगा और उसी पे आपके साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने में जो हमारा है 3 गुना यहाँ पे हम पॉइंट बताते हैं कि जितनी पोस्ट हैं उसके 3 गुना आवेदक जो हमारे बुलाए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने और साक्षात्कार के लिए। समान अंक अगर आते हैं तो उनको भी यहाँ पे कॉल किया जाएगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों का चयन वो तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे कि अगर आप इंटरव्यू में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी। आपके पद जो आपका जो है यहाँ पे अभ्यर्थी की जो चयन की अनर्ह माना जाएगा, मतलब वो एब्सेंट माना जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे
जो विज्ञापन जो 5 नंबर है, इसमें 5 नंबर हम बहुत अच्छे से देखें। विज्ञापन की कंडिका 7 चयन प्रक्रिया 1 के अनुसार यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में ग्रंथपाल कार्य में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहा है या किया है, तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्राप्त वरीयता अंक के अनुसार योग में गुणानुक्रम के आधार होगा। जैसे कि हमारे जो मध्य प्रदेश में हमारे साथी लोग, हमारे गेस्ट फैकल्टी लाइब्रेरियन जो वर्क कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे 20 अंकों का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो अंक भी इसमें आपके जोड़े जाएंगे। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं। यहाँ पे आप देखते हैं कि हम जनरली एग्ज़ाम में हम जब कोई जो हमारे कॉलेज या जो हमारी टीचिंग यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हम रीवैल्यूएशन का फॉर्म भी डाल सकते हैं, परंतु एमपीपीएससी में ऐसा पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रंथपाल परीक्षा जो हमारे 2022 है उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या जो सिलेबस है, चैप्टर है, उन चैप्टरों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी हैं, तो उनके लिए भी मध्य प्रदेश को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन जो आप मध्य प्रदेश को जानेंगे उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की संपूर्ण घटनाएं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एमपी का, उससे रिलेटेड प्रमुख राजवंश जो मध्य प्रदेश के राजवंश हैं, जैसे चंदेल है हमारे, और भी अन्य राजवंश हैं, छत्रसाल है, बहुत सारे रीवा में हैं, दुर्गावती, रानी दुर्गावती हैं, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे एमपी में, सांची स्तूप है, भोजपुर है, भोजशाला है, उज्जैन है, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनको भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हमारे खंडवा में हैं, अम्बेडकर जी हमारे महू में उनका जन्म स्थान है, झांसी की रानी हैं, झलकारी बाई हैं, और भी ऐसे अन्य, दुर्गावती हैं, रानी दुर्गावती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी योद्धा जो हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश में जो कला एवं संस्कृति है, क्या संस्कृति है, क्या रिलीजन्स हैं, क्या हमारे यहाँ पे जो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, मूर्ति कला है। खजुराहो में हम देखते हैं बहुत सारा मूर्तियों का मंदिर बना हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसी संस्कृति हमारी, बुंदेली कल्चर है, रीवा खंड है, मालवा है, अलग अलग संस्कृति का मध्य प्रदेश में क्या स्थान है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, जैसे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रमुखता से जनजातियाँ निवास करती हैं। संभवतः मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती हैं और बोलियाँ बोली जाती हैं। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, तो अलग अलग प्रदेशों की बोलियाँ हैं। आदिवासियों की बोलियाँ अलग है, बुंदेलखंड की अलग है, बघेलखंड की अलग है, मालवा की अलग है, आपकी उज्जैन, मालवा, और ये आप हर जगह की अलग अलग थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन है, उनके बारे में भी हमें स्टडी करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोकगीत, लोक संगीत, लोक कलाएँ। मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, लोक संगीत कौन सा है, बुंदेलखंड का लोक संगीत क्या है, बघेलखंड में कौन से गाने गाए जाते हैं, कौन सी लोक कलाएँ आदिवासियों की हैं, तो इस प्रकार से उनको भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे साहित्यकार शुरू से रहे हैं, उन साहित्यकारों की रचनाएं, उनका किस क्षेत्र में, किस रस से, किस अलंकार से उनकी रचनाएं उन्होंने रचित की है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थलों में हम देखें, खजुराहो है हमारा मुख्य पर्यटन स्थल है, भीमबेटका है, उज्जैन है, मांडू है, पंचमढ़ी है, बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हमारे मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, टाइगर प्रदेश भी है, हृदय स्थल भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसे अन्य कई नामों से मध्य प्रदेश को
जाना जाता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना जरूरी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं, कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हम पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं 2 नंबर पे मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के क्या वन संरचना है, पर्वत, नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना, विद्युत परियोजना और हमारे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उनको हमें यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जनगणना, आर्थिक विकास, उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, इनसे रिलेटेड भी आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड या राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं हैं, उनके खेल हैं, प्रतियोगिताएं हैं, पुरस्कार हैं, खेल संस्थाएं हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन कोई चर्चित व्यक्तित्व हैं, स्थान है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना संचार, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी वर्तमान में बहुत AI चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, साइट्स एवं ई-कॉमर्स। तो इस प्रकार जो IT का क्षेत्र है, IT क्षेत्र से भी कम से कम 10 क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा फर्स्ट जो पेपर है मध्य प्रदेश का, उसमें मध्य प्रदेश की बहुत सारी समसामयिकी, हिस्टोरिकल, राजनीतिक, आर्थिक और भी ऐसे जो क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाते हैं, उनसे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस को टैली करना पड़ेगा। उसके लिए आप किताब की बात करें तो कोई भी एक मध्य प्रदेश की PSC से रिलेटेड एक किताब आप परचेज कर सकते हैं, चाहे रेणु की हो, चाहे अरिहंत की हो, चाहे प्रतियोगिता साहित्य की किताब हो या अन्य कोई पब्लिशर की किताब आप मध्य प्रदेश की यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं फॉर दी एग्ज़ाम MCQ और आपकी डिस्क्रिप्टिव के रूप में अगर वो हो और MCQ प्लस हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो हमारा पेपर होगा 150 अंकों का 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा लाइब्रेरी साइंस, जो कि हमारा मुख्य पेपर है, जो इसमें हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग VLib, MLib और नेट क्वालिफाई, PhD क्वालिफाई हैं, तो सबको मालूम है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में क्या क्या पूछा जा सकता है। कई लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, कई लोग वर्किंग में भी होंगे, उससे रिलेटेड हम अपने अलग अलग वीडियोस में उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फिर भी हम एक ओवरव्यू यहाँ पे मुख्य देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी इकाइयों में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं सूचना ज्ञान पुस्तकालय। हम इंग्लिश में आके देखें, इसका इंग्लिश पैटर्न है तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड लाइब्रेरी, डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज, विजडम नॉलेज सोसाइटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, NEP एनके नॉलेज कमीशन, यूनेस्को का क्या रोल है, राजा राममोहन राय फाउंडेशन का क्या रोल है लाइब्रेरी के एक्सटेंशंस एक्टिविटीज़ में, ये यूनिट फर्स्ट में आपसे पूछा जाएगा। यूनिट सेकंड में जो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस हैं, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं, यूजर स्टडी एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी से रिलेटेड यूनिट 2 इसमें पूछी जा सकती है। यूनिट 3 में हम देखें रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स। रेफरेंस सोर्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं, प्रोडिकल्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स होते हैं, पेटेंट स्टैंडर्ड गवर्नमेंट पब्लिकेशन, थीसिस, ट्रेड लिटरेचर, जो हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स में हम देखते हैं डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, स्टैटिकल सोर्स, हैंडबुक, जियोग्राफिकल सोर्स एवं बायोग्राफिकल सोर्स आदि जो हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे कहलाते हैं, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जा सकता है। टर्सरी सोर्स भी हमारे जो डायरेक्टरीज़ हैं, ईयर बुक्स हैं, गाइड टू रिसर्च आदि ये टर्सरी सोर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सोर्स में हम देखें डाटाबेसेस, बिब्लियोग्राफिक, न्यूमेरिकल, मल्टीमीडिया, फुल टेक्स्ट आदि
से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में भी हम देखें तो जो हमारी रेफरेंस सर्विस कौन कौन सी होती हैं, कैश होती है, एसडीआई होती हैं, आईएलएल है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है, लाइब्रेरी वेबसाइट है, लाइब्रेरी ऐप है, एसएमएस अलर्ट सर्विस है, आस्क लाइब्रेरियन है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स कौन कौन से हैं भारत में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, उनसे रिलेटेड यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। डाटाबेसेस कौन कौन से हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यूनिट 5 हम देखें तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं जो हमारी मोड ऑफ थिंकिंग होती है, मोड ऑफ सब्जेक्ट होता है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इन सीसी, डीडीसी एंड यूडीसी। कैसे सीसी का ओरिजिन हुआ, कैसे डीडीसी का ओरिजिन हुआ, किसने इसका निर्माण किया, डीडीसी का निर्माण, यूडीसी का निर्माण, इनके वॉल्यूम्स हुआ, इनके डीप में स्टडी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन में उसकी थ्योरी है, कैनन्स हैं, पोस्टुलेट है, प्रिंसिपल हैं, डिवाइसेस हैं, निमोनिक है, फंडामेंटल कैटेगरीज है, नोटेशन है, फैसेट एनालिसिस है, फेज रिलेशंस है, कॉमन आइसोलेट, बैप डिबे, टॉक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में हम देखें तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड है, CCC है, ACCR2 है, फिजिक्स फॉर्म है, जो फिजिकल फॉर्म होते हैं, इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग, काइंड ऑफ एंट्री, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम कैटलॉगिंग में हम पढ़े हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सब्जेक्ट हेडिंग, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, CIP, कैटलॉगिंग, पब्लिकेशन, यूनियन कैटलॉग, ये सब इनसे रिलेटेड हम वीडियो, पुराने वीडियो में हम ऑलमोस्ट बना चुके हैं, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। वेब ओपेक, ISBD, CCF, RDA, FRBR, बिब्लियोफॉर्म, ये सब हमारे इस यूनिट में है। 5 यूनिट में इंडेक्सिंग सिस्टम भी यहाँ पे दिया है। 6 यूनिट में हम देखें मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल हैं, बुक सिलेक्शन टूल्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल यूनिट, जो मैनेजमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं उनके बारे में भी, स्टॉक वेरिफिकेशन, ये सब हमारा इसमें इस यूनिट में कवर होगा। 7 यूनिट जो हमारी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर का हम लाइब्रेरी में क्या इस्तेमाल करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर नेटवर्क हैं, जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उससे रिलेटेड डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड फायरवॉल, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि हमारी 7 यूनिट में आएगी। 8 यूनिट हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात करें तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, डेफिनेशन, एडवांटेज, लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से आपके डाटाबेसेस हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज आदि इस यूनिट में आएंगी। यूनिट 9 में हम रिसर्च मैथोलॉजी की बात करें तो रिसर्च मेथड, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग टेक्निक, रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आदि यहाँ पे इस 9 यूनिट में आपका आएगा। 10 यूनिट में हम देखें तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और आर्काइव म्यूजियम एंड ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ मध्य प्रदेश, जो पुरानी लाइब्रेरीज़ हैं मध्य प्रदेश की, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपकी इस यूनिट में आएंगे। तो हमने देखा कुल मिला के हमारा लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको अभी से तैयारी चालू करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश का भी जो हमारा जो बहुत बड़ा इसका एरिया है उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। हम इसके जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड और मध्य प्रदेश से रिलेटेड इनके हम विभिन्न प्रकार के वीडियोस यहाँ पे बना के आप वीडियो के माध्यम से आपको स्टडी कराएंगे। निश्चित ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।